नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मोदी सरकार में कई ऊंचे ओहदों पर काम कर चुके एक आईएएस अफसर ने सरकार की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। उस आईएएस ने कहा है कि इस सरकार में मंत्रियों की हैसियत किसी चपरासी से ज्यादा नहीं बची है। उन्हें फैसले लेने के लिए छोड़ दीजिए, सांस लेने के लिए भी सीधे पीएमओ से इजाजत लेनी पड़ती है। लेकिन किसी की मजाल नहीं है कि चूं कर दे। जी हां, जिस कोयला घोटाले पर बीजेपी ने मनमोहन सिंह की सरकार हिला डाली थी, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसी कोयला मंत्रालय के सचिव थे अनिल स्वरूप। पूरे 2 साल तक, 2014 से 16 तक। इसके बाद 2 साल यानी 2018 तक वो शिक्षा सचिव रहे, फिर रिटायर हो गए। इसके पहले मनमोहन सिंह की सरकार में भी वो कई मंत्रालयों में काम कर चुके हैं। अनिल स्वरूप 1981 बैच के आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने कई प्रधानमंत्रियों की शैली को बहुत करीब से देखा और महसूस किया है। इन अनुभवों पर उन्होंने 3 किताबों की एक सीरीज लिख डाली है। पहली किताब लिखी एथिकल डायलेमा ऑफ अ सिविल सर्वेंट, यानी एक नौकरशाह का नैतिक असमंजस। दूसरी किताब लिखी नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट, यानी केवल एक नौकरशाह नहीं। तीसरी किताब इसी महीने आई है, नो मोर अ सिविल सर्वेंट, यानी अब नहीं रहा नौकरशाह। इसी तीसरी किताब में अनिल स्वरूप ने नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पर बहुत जमकर प्रहार किए हैं। उन्होंने लिखा है कि मौजूदा प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्रालयों पर पूरा नियंत्रण रखने की प्रवृत्ति और सब कुछ बहुत केंद्रीकृत है। स्वरूप ने लिखा कि कैबिनेट मंत्री बहुत बड़ी चीज होता है। पहले वो विभाग के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हुआ करते थे। प्रधानमंत्री कार्यालय बात बात पर न तो दखल देता था और न ही कैबिनेट मंत्री इतने डरे सहमे रहते थे। लेकिन अब तो कैबिनेट मंत्री सिर्फ कहने को आजाद रह गए हैं। अब सब कुछ पीएमओ को रेफर करने की प्रवृत्ति बन गई है। अनिल स्वरूप के मुताबिक एक से एक दबंग कहे जाने वाले मंत्रियों को भी अब प्रधानमंत्री कार्यालय नचाता है। छोटी छोटी चीजों के लिए उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय की मंजूरी लेनी पड़ती है। हालत यह है कि आज मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस तक अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इसके लिए भी विश्व नेता, परम लोकप्रिय, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना पड़ता है। एक उदाहरण देते हुए अनिल स्वरूप ने अपनी किताब में लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है? मैं तब शिक्षा सचिव था और सीबीएसई का पेपर लीक हो गया था। हमें तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थिति को साफ करने की जरूरत थी। पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही थी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते थे और नहीं कर पाए। हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की मंजूरी के लिए पीएमओ जाना पड़ा। अनिल स्वरूप ने लिखा है, मैं सोच रहा था एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमें पीएमओ जाने की क्या जरूरत है, लेकिन मेरे मंत्री ने कहा कि हमें इस पर पीएमओ से चर्चा करने की जरूरत है। ऐसे कई उदाहरण सामने हैं। पहले की सरकारों में एक मंत्री का इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ था। आपको बता दें कि अप्रैल 2018 में एक के बाद एक सीबीएसई के 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम के कई पर्चे लीक हो गए थे। पहली मैथमेटिक्स और इसके बाद इकोनॉमिक्स। सरकार की बहुत बदनामी हुई थी। दिल्ली पुलिस की भद्द पिट गई थी। अनिल स्वरूप ने उसी का जिक्र किया है। उस समय प्रकाश जावड़ेकर देश के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। प्रकाश जावड़ेकर कितने ताकतवर मंत्री थे हम सब जानते हैं। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता माने जाते हैं। प्रधानमंत्री के करीबी भी थे। लेकिन बावजूद इसके अनिल स्वरूप के मुताबिक वो बिना मोदी के ऑफिस से पूछे अपने ही डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। स्वरूप ने लिखा है कि सरकार चलाने में पीएमओ की अहम भूमिका होती है, सब जानते हैं, इसमें कोई ढकी छिपी बात नहीं है। लेकिन एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मंत्रियों को पीएमओ से मंजूरी लेने की जरूरत पड़े, यह हैरान और परेशान दोनों कर देने वाला है। इसके अलावा अनिल स्वरूप ने दावा किया कि इस सरकार में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की जगह घट रही है। उन्होंने कहा कि सच यह है कि पीएमओ ने बहुत सारी जगहों पर कब्जा कर लिया है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि या तो मंत्रालयों ने अपनी जगह छोड़ दी है और नहीं तो पीएमओ ने उस पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है पीएमओ उन जगहों पर भी हावी हो गया है जहां उसे नहीं होना चाहिए था। पीएमओ को मोदी की सत्ता की धुरी बताते हुए अनिल स्वरूप ने कहा कि मैंने पिछली यानी यूपीए और वर्तमान यानी एनडीए दोनों सरकारों के साथ काम किया है और दोनों को देखने के बाद तुलनात्मक तौर पर मेरा मानना है कि इस पीएमओ में सब कुछ बहुत केंद्रीकृत है। मुझे नहीं लगता
कि औपचारिक तौर पर ऐसा कुछ अनिवार्य है, लेकिन नया सिस्टम इसी तरह काम करता है। मुझे हमेशा लगता था हमें हर बात के लिए पीएमओ से सलाह क्यों लेनी चाहिए। इसकी वजह शायद ये रही हो कि मौजूदा पीएमओ में किसी भी तरह हर चीज पर अपना ही नियंत्रण बनाए रखने की प्रवृत्ति है। आप देख लीजिए, सरकार के किसी भी फैसले में किसी मंत्री की छाप नजर नहीं आती, चाहे वो कितना भी काबिल क्यों ना हो। पहले ऐसा नहीं था, हर मंत्री के काम करने का अपना अपना तरीका था। अनिल स्वरूप ने सरकार के कामकाज के अलावा भी आईएएस आईपीएस अफसरों के राजनीति में शामिल होने को लेकर बहुत सारी बातें कही हैं, जजों पर भी बहुत सारी बातें की हैं। राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाले पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के राज्यसभा सदस्य बनने पर भी उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदों पर रहने वाले सिविल सेवकों या न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद राजनीति में शामिल होने से बचना चाहिए। हालांकि अफसरों या जजों के काम छोड़ने के बाद राजनीति में शामिल होने पर कानूनी तौर पर कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को इसके बावजूद इससे बचना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसे संवैधानिक पद पर रहने वाले अधिकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। इसलिए किसी भी न्यायाधीश या चुनाव आयुक्त के लिए सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद कोई राजनीतिक कार्यभार संभालना नैतिक रूप से सरासर गलत है। अनिल स्वरूप ने इस संदर्भ में भारत के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के रिटायर होने के फौरन बाद राज्यसभा सदस्य बनने पर सवाल उठाते हुए कहा कि गोगोई कानूनी तौर पर गलत नहीं थे, लेकिन नैतिकता के पैमाने पर सरासर गलत थे। सोच कर देखिए, एक मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जज भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस के खिलाफ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अवमानना के लिए दोषी भी नहीं ठहराए जाते हैं। फिर वो देश के चीफ जस्टिस बन जाते हैं। बाद में उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला बनता है और चलता है। वो खुद ही उस सुनवाई में जज की कुर्सी पर बैठते हैं और फिर समझौता हो जाता है। यौन उत्पीड़न के मामले में समझौता कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, अगर महिला ने गलत शिकायत की है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर उसने जो कहा था वो सही था तो फिर सीजेआई के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। समझौता कैसे हो सकता है इस मामले में? कुल मिलाकर अनिल स्वरूप की किताब ने कई मोर्चों पर हंगामा खड़ा कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।